हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। ये लेसन हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर 3 है। चैप्टर 2 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। पहले हम लोग क्लास 6 का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स कंप्लीट करने के बाद ही क्लास 7 पर जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 भोजन संग्रहण से उत्पादन तक। इस लेसन में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जैसे नवपाषाण युग, बर्तन, जनजाति, गांव, घर, कब्र, ये सब के बारे में इस लेसन में पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है बसने की प्रक्रिया। तो बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं वो हम लोग देखेंगे। लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस पॉइंट्स को एकदम ध्यान में रखिएगा कि लोगों द्वारा पौधे उगाने, यहाँ पे पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। क्योंकि जब तक पौधे की कटाई नहीं होती थी तब तक वो लोग एक ही जगह पे रहते थे और जब पूरा कटाई हो जाने के बाद ही वो दूसरे जगह जाते थे। यही कारण है कि पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते चले गए। जैसे में जो भी जानवर को लोग पालते थे और कृषि के लिए जो अपनाए गए पौधे थे वो जंगली जानवर और जंगल से जो भी पौधे मिलते थे उनसे दोनों भिन्न होते थे। जैसे में जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते थे, यानी कि जंगली जानवरों के दांत जो होते थे वो बड़े होते थे और जो पालतू जानवरों के दांत और सींग जो होते हैं वो छोटे होते हैं। नेक्स्ट है बसने की प्रक्रिया करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। तो बसने की प्रक्रिया के जितने भी पॉइंट्स हैं सभी पॉइंट्स को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आप लोग सीटेट का एग्जाम दे चुके होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि सीटेट में कितने लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं और उनके ऑप्शन भी कितने लंबे लंबे होते हैं। और अगर किसी का क्वेश्चन छोटा भी होता है तो उसके ऑप्शन काफ़ी बड़े होते हैं। इसलिए एक एक पॉइंट्स को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसी में अगर सही से आप लोग नहीं देखिएगा तो थोड़ा सा मिस होने से स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं। तो बसने की प्रक्रिया करीब कितने साल पहले शुरू हुई थी? तो 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया शुरू हुई थी जब पर्यावरण में परिवर्तन हुआ था। हम लोगों ने चैप्टर 2 में भी देखा था कि पर्यावरण बदलाव जो है 12,000 BC से 10,000 BC के बीच में हुआ था, यानी कि मध्यपाषाण काल में हुआ था। तो बसने की प्रक्रिया जो है उसी समय स्टार्ट हुई कि जब पर्यावरण में बदलाव होगा तो बसने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ है। तो कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन है? तो गेहूं और जौ। नेक्स्ट एक नोट है, सबसे पहले जंगली जानवरों में कुत्ता को पालतू बनाया गया। इसके बाद भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया। सबसे पहले जंगली जानवरों में किसको पालतू बनाया गया था? तो कुत्ता को पालतू बनाया गया था और कुत्ते के बाद भेड़, बकरी, गाय और सूअर जैसे जानवरों को पालतू बनाया गया। नेक्स्ट, जब आरंभिक लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहने के कारण, तो जो आरंभिक लोग थे जब वो पौधे उगाने लगे तो एक ही समय पर रहने के क्या क्या कारण थे वो कारण हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट है बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक। सेकेंड है पौधों की सिंचाई करने के लिए। थर्ड है खरपतवार हटाने के लिए और फोर्थ नंबर है जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने के लिए। तो ये 4 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है अनाज के भंडारण के लिए किए गए प्रमुख उपाय। तो अनाज के भंडारण के लिए कौन कौन से उपाय आरंभिक लोग किया करते थे? तो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियां बुनी गई, जमीन में गड्ढा खोदा गया। ये जो 3 पॉइंट्स है 3 पॉइंट्स को एकदम ध्यान में रखिएगा कि अनाज के भंडारण के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, उसके लिए टोकरियां बुनी गई और जमीन में गड्ढा खोदा गया ताकि अनाज को उसके अंदर रखा जाए, ताकि अगले साल के लिए उस अनाज का उपयोग बीज के रूप में कर सके तथा जिस समय अच्छी फसल नहीं हो उस समय वो उन अनाजों का यूज कर सके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं
अनाज के उपयोग, तो अनाज के उपयोग कौन कौन से हैं? तो बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में और भंडारण के लिए। तो वो लोग अनाज का उपयोग बीज के रूप में करते थे, खाद्य के रूप में, खाने के रूप में करते थे, किसी को उपहार देने के रूप में करते थे, और भंडारण के लिए भी वो लोग अनाज का उपयोग करते थे। ये जो 4 पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि अनाज के भंडारण के लिए जो उपाय किए गए हैं वो 3 थे। उसके बाद में ऊपर में हम लोगों ने देखा था कि आरंभिक लोग भोजन उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए एक ही जगह पर रहने के जो कारण थे उसको हम लोगों ने देखा। हम लोगों ने ये सभी जो टॉपिक को देखा, ये तीनों टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग ये तीनों टॉपिक को एकदम ध्यान से देखिएगा। इसी से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी में एग्जामिनर जो है फंसाने की काफ़ी कोशिश करते हैं, इसलिए आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में कृषकों और पशुपालकों को होने के साक्ष्य मिले हैं। तो कृषक और पशुपालक होने के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं? तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में कृषकों तथा पशुपालक होने के साक्ष्य मिले हैं। ये जो 4 जगह है कि जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र, आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत, ये जो चारों जगह है, ये चारों जगह का नाम आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक किस चीज का अध्ययन करते हैं? तो खुदाई में मिले पौधे और पशुओं की हड्डियों के नमूने का अध्ययन करते हैं वैज्ञानिक लोग। अब नेक्स्ट है, नीचे दी गई तालिका को देखने से पता चलता है कि अनाजों, तो नीचे कुछ अनाजों और कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और कुछ पूरा स्थल के भी नाम दिए गए हैं, उसे अब हम लोग देख लेते हैं। अनाज और हड्डियां, तो गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी, ये सब कहाँ से मिले हैं? तो मेहरगढ़ से मिले हैं और ये आधुनिक पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े, ये सब कहाँ से मिले हैं? तो ये सब कोलडीवा से मिले हैं, आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। चावल, मवेशी, मिट्टी पर खुरों के निशान, यानी कि मवेशी के मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं, कहाँ पे? तो महागढ़ा, जो आधुनिक उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है गेहूं और दलहन, ये कहाँ मिले हैं? तो गुफक्राल में, जो आधुनिक कश्मीर में है। उसके बाद में नेक्स्ट है गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी, ये कहाँ से मिले हैं? तो बुरजोहम से मिले हैं और आधुनिक कश्मीर में है। अब बुरजोहम कहाँ है? तो आधुनिक कश्मीर में है। नेक्स्ट है गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल, ये सब कहाँ से मिले? तो चिरांद, ये कहाँ है? तो बिहार में है। नेक्स्ट है ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सुअर, ये कहाँ से मिले हैं? हल्लूर से मिले हैं, और हल्लूर कहाँ है? तो आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद में नेक्स्ट है काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सुअर, ये सब के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो पय्यमपल्ली, यानी कि आधुनिक आंध्र प्रदेश में है। तो ये जितने भी मैं अनाज और हड्डियों के अवशेष का नाम बताई और यहाँ पे पूरा स्थल का नाम, ये आप लोग याद कर जाइएगा, क्योंकि ये याद करने की चीज है। और जिसके अवशेष कहाँ से मिले हैं और वो कहाँ पे किस राज्य में स्थित है, इसको भी आप लोग याद कर जाइएगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये सभी चीज़ें कहाँ पे है हमारे भारत में। यहाँ देखिए, ये जम्मू कश्मीर का बुरजोहम है, यहाँ से गेहूं और दलहन, कुत्ते, मवेशी, भैंस, भेड़, बकरी के अवशेष मिले हैं। और यहाँ पे तो देखिए चिरांद है, जो हमारे आधुनिक बिहार में है। तो यहाँ से गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस और बैल के अवशेष मिले हैं। और ये देखिए, ये कोलडीवा है। कोलडीवा जो अभी आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि मध्य प्रदेश में है, लेकिन जब हमारा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का जब अलग किया गया तो ये अब आधुनिक उत्तर प्रदेश में चला गया है। तो कोलडीवा से क्या क्या चीज़ मिले हैं? तो चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े मिले हैं। और फिर महागढ़ा से मिले हैं चावल, मवेशी, यानी कि मवेशी के मिट्टी पर खुरों के निशान मिले हैं।
और उसके बाद में नीचे देखिए आप लोग यहाँ पे जो है पयमपल्ली है। यहाँ पयमपल्ली जो अभी आंध्र प्रदेश में है, यहाँ से काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़ और सूअर के अवशेष मिले हैं। देखिए यहाँ पे हल्लूर है जो अभी आंध्र प्रदेश में चला गया है। यहाँ से ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर के अवशेष मिले हैं। ये सभी जगह आप लोगों ने देखा। चलिए हम लोग फिर अपनी नोट्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बुर्ज होम, जो अभी कश्मीर में है। इसका फर्स्ट पॉइंट है, यहाँ के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिन्हें गर्तवास कहा जाता है। तो गर्तवास किसे कहा जाता है कि बुर्ज होम में, यानी कि जम्मू कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, उसे गर्तवास कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। तो जो बुर्ज होम है उसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है जनजाति। तो फर्स्ट पॉइंट है, कृषक और पशुपालक के समूह को जनजाति कहा जाता है। तो यहाँ पे जनजाति किसे कहा जाता है? तो कृषक और पशुपालक के समूह को जनजाति कहा जाता है। अब उसके बाद में नेक्स्ट है, जनजाति के सदस्य शिकार, भोजन संग्रह, खेती, पशुपालन और मछली पकड़ने जैसे पेशे अपनाते हैं। अक्सर महिलाएं खेती का सारा काम करती है। इसमें जमीन तैयार कर बीज बोने, पौधे की देखभाल करने से लेकर फसल काटने तक का काम, ये सभी काम महिलाएं करती है। तो यहाँ पे जनजाति के जो सदस्य क्या क्या करते हैं? तो वो शिकार करते हैं, भोजन को संग्रह करते हैं, खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं और मछली पकड़ने जैसा पेशा अपनाते हैं। उसके बाद में जो जनजाति की जो महिलाएं होती है वो खेती का सारा काम करती है। वो जमीन तैयार कर बीज बोने तथा पौधे की देखभाल करने से लेकर फसलें काटने तक का काम यहाँ पे जनजाति की औरतें करती थी। उसके बाद में नेक्स्ट है कि बच्चे पौधे की देखभाल करते हैं और चिड़ियों और जानवरों को दूर भगाते हैं ताकि वे पौधे और फसलों को नुकसान न पहुंचाए। तो बच्चे का क्या काम होता है? तो बच्चे का काम होता है कि वो पौधे की देखभाल करना और चिड़ियों तथा जानवरों को दूर भगाना, यानी कि फसलों की सुरक्षा करना बच्चों का काम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है, पुरुष आमतौर पर पशुओं के बड़े बड़े झुंडों को चराते हैं जबकि बच्चे छोटे झुंडों को। तो पुरुष का क्या काम होता है? तो पुरुष जो है पशुओं के बड़े बड़े झुंड को चराते हैं और बच्चे जो है पशुओं के छोटे झुंड को चराते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, जानवरों की सफाई तथा दूध निकालने का काम स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं तथा बर्तन बनाने, टोकरियां बुनने, औजार और झोपड़ियां बनाने का काम भी साथ साथ करते हैं। तो दोनों क्या क्या काम करते हैं स्त्री पुरुष? तो वो दूध निकालने का काम और जानवरों की सफाई, ये दोनों काम मिलकर स्त्री पुरुष साथ में करते हैं। और टोकरियां बुनने, बर्तन बनाने, औजार तथा झोपड़ियां बनाने का काम भी ये लोग स्त्री पुरुष साथ में ही करते हैं। नेक्स्ट है, उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है गाना, नाच और घरों की सजावट। तो जनजाति की जिंदगी का एक अहम हिस्सा क्या है? तो गाना, नाच और घरों की सजावट, ये तीनों चीज जनजाति की जिंदगी का अहम हिस्सा है। उसके बाद में नेक्स्ट है, कुछ व्यक्तियों को भी नेता मान लिया जाता है। वे अनुभवी वृद्ध व्यक्ति, नौजवान योद्धा या फिर पुरोहित हो सकते हैं। वयस्क महिलाओं को भी उनके ज्ञान और तथा अनुभव के लिए विशेष सम्मान दिया जाता है। तो जनजाति के जो कुछ व्यक्ति होते हैं उन्हीं व्यक्तियों में से एक को नेता मान लिया जाता है और वे नेता जो होते हैं वो अनुभवी वृद्ध व्यक्ति हो सकते हैं, नौजवान योद्धा हो सकते हैं या फिर पुरोहित हो सकते हैं। और इसमें वयस्क महिलाओं को भी ज्ञान तथा अनुभव के लिए विशेष सम्मान दिया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती हैं। इनमें उनकी भाषाएं, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल है। उनके अपने देवी देवता होते हैं। तो जनजातियों की एक सांस्कृतिक परंपराएं भी होती है जो बहुत ही समृद्ध और विशिष्ट होती है और उन परंपराओं में उनकी भाषा, संगीत, कहानियां तथा चित्रकारी भी शामिल होती है। उनके अपने देवी देवता भी होते हैं। तो ये पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VBI इस पॉइंट्स को एकदम ध्यान से देखिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है
जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनका उपयोग सभी एक साथ करते हैं। तो पूरे कुनबे की संपत्ति क्या मानी जाती है? तो पूरे कुनबे की संपत्ति वो लोग जमीन, जंगल और घास के मैदान और पानी, ये 4 चीजों को वो लोग पूरे कुनबे की संपत्ति मानते हैं और ये सभी का उपयोग वो लोग एक साथ मिलकर करते हैं। इनमें गरीब तथा अमीर के बीच कोई खास अंतर नहीं होता, इसलिए जनजातीय समाज अन्य समाजों से भिन्न होते हैं। तो इनमें गरीब और अमीर में कोई भी खास अंतर नहीं होता, इसलिए जो जनजाति के समाज होते हैं अन्य समाजों से काफी भिन्न होते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, लोग पालतू बनाने के लिए वैसे जानवरों का चयन करते थे जिनके दांत और सींग छोटे होते थे तथा जिनके बीमार होने की संभावना कम होती थी। उस समय लोग वैसे ही जानवरों को पालतू बनाते थे और वैसे ही जानवरों को लोग चयन करते थे कि जिनके दांत और सींग जो होते थे वो काफी छोटे होते थे और बीमार होने की संभावनाएं कम होती थी। उसके बाद में नेक्स्ट है, नवपाषाण युग में औजार को अधिक पैना करने के लिए औजारों पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि औजार को अधिक पैना करने के लिए औजारों पे पॉलिश चढ़ाया जाता था, वह किस युग में होता था? तो वो नवपाषाण युग में किया जाता था। और यहाँ पे एक और प्रश्न बनता है कि नवपाषाण युग में औजारों को अधिक पैना करने के लिए क्या किया जाता था? तो औजारों पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे निकल रहे हैं, आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ ये जो है नवपाषाणिक पुरास्थल है। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पुरापाषाणिक पुरास्थल, नवपाषाणिक तथा महापाषाणिक पुरास्थल के बारे में देखा था, तो उसी में मेहरगढ़ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में देखना है। तो यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल मैदान है। तो जो मेहरगढ़ है वो ईरान जाने वाला जो महत्वपूर्ण रास्ता बोलन दर्रा है, उस बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। नेक्स्ट है, इस इलाके में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। मेहरगढ़ में ही सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में देखा था कि सुलेमान और किरथर पहाड़ी में सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ उगाना सीखा था। तो उसी पहाड़ी इलाकों में जो मेहरगढ़ भी पड़ता है। चलिए हम लोग इसको एक मैप्स के थ्रू समझते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा कि पिछले चैप्टर में भी मैं आपको बताई थी कि सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ, इससे पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ी में हुआ था। और यहाँ भी मैं बता रही हूँ कि मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना सीखा था और भेड़ बकरी पालना सीखा था। तो दोनों एक ही जगह कैसे हो सकते हैं? तो चलिए इसको हम लोग मैप्स के थ्रू क्लियर करते हैं। हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था कि स्त्री पुरुष ने सबसे पहले सुलेमान और किरथर पहाड़ी में गेहूं और जौ जैसे फसलों को उपजाना आरंभ किया था। और अभी हम लोगों ने देखा कि मेहरगढ़ में भी सबसे पहले स्त्री पुरुषों ने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था और पशुओं को पालना शुरू किया था। तो यहाँ देखिए कि ये सुलेमान किरथर पहाड़ी है और आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये सुलेमान किरथर पहाड़ी और इसी के अंतर्गत मेहरगढ़ आता है। तो इसी मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया था। तो यहाँ पे अगर ऑप्शन में आप लोगों को मेहरगढ़ और सुलेमान और किरथर पहाड़ी रहेगा तो दोनों ही सही है, और अगर एक रहेगा तो दोनों में से अगर एक ऑप्शन रहेगा तो कोई एक सही कीजिएगा और अगर दोनों रहेगा तो दोनों सही कीजिएगा। अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग फिर चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। तो यहाँ देख लीजिए कि इस इलाके में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं, जौ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा था। यहाँ खुदाई में सबसे पहले के स्तरों से हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली। जब खुदाई हुआ तो खुदाई के समय जो सबसे पहला स्तर था उस स्तर से हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली।
उसके बाद के स्तरों से भेड़ बकरियों की हड्डियां और उसके ऊपर ज्यादातर मवेशियों की हड्डियां मिली है। तो मेहरगढ़ में जब खुदाई हुआ था, तीन स्तर में खुदाई हुआ था। तो जो सबसे पहला स्तर था, पहले स्तर में हिरन और सूअर जैसे जंगली जानवरों की हड्डियां मिली, दूसरे स्तर में भेड़ और बकरियों की हड्डियां मिली और सबसे ऊपर मवेशियों की हड्डियां मिली। तो इससे प्रश्न बनता है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले के स्तरों से किस चीज की हड्डियां मिली है? तो हिरन और सूअर की, और दूसरे में किस चीज की? तो भेड़ बकरियों की, और तीसरे में मवेशियों की। नेक्स्ट है, यहाँ चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। तो यहाँ भी प्रश्न बनता है कि चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो ये मेहरगढ़ से मिले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। तो मेहरगढ़ में कब्र में मृतक के साथ बकरी के अवशेष भी मिले हैं, और ये अवशेष लोग अनुमान लगाया था कि इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। अब नेक्स्ट एक नोट है, गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि अंडरलाइन किया हुआ और VVI लिखा हुआ है। मैंने इसका वीडियो बनाया था, जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण फिर मुझे वीडियो को दोबारा बनाना पड़ रहा है, इसलिए ये सब पहले आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। तो गांव की यह विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। तो ये जो पॉइंट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये VVI पॉइंट्स है। इस पॉइंट्स को देख लीजिएगा कि गांव की क्या विशेषता है। तो गांव की विशेषता है कि वहां रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं। नेक्स्ट है, नवपाषाण युग में कपड़े बुनने के लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे थे। तो ये प्रश्न बनता है कि किस युग में कपड़े बुनने के लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जाने लगे थे? तो नवपाषाण युग में। नेक्स्ट एक टॉपिक है दार्जिलिंग हेडिंग। दार्जिलिंग ये भी एक नवपाषाणिक ही पूरा स्थल है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह पूरा स्थल चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले रास्ते में ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर है। तो दार्जिलिंग हेडिंग कहाँ है? तो यह पूरा स्थल जो है चीन और म्यांमार की ओर जाने वाले जो रास्ता है ब्रह्मपुत्र की घाटी की पहाड़ी पर दार्जिलिंग हेडिंग है। चलिए अब हम लोग इसको मैप के थ्रू क्लियर करते हैं। ये देखिए, ये हमारे भारत का मैप है, ये दार्जिलिंग हेडिंग है। ऊपर में ये हमारा चीन है और ये हमारा यहाँ पे म्यांमार है। तो यहाँ ब्रह्मपुत्र की घाटी की यहाँ जो पहाड़ी है यहाँ पे दार्जिलिंग हेडिंग है। और यहाँ से खड़ग और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इसके बाद में जेडाइट पत्थर भी मिला है, और ये अनुमान लगाया जाता है कि ये जेडाइट पत्थर जो है ये चीन से आया होगा यहाँ पे। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे कुछ कठास में मतलब कठास के औजार मिले हैं। जैसे में कठास औजार का मतलब होता है कि जो प्राचीन लकड़ी जो काफ़ी कठोर हो गया हो, जो पत्थर की तरह सख्त हो गया हो, उस प्रकार के औजार भी दार्जिलिंग हेडिंग से मिले हैं। अब हम लोग चलते हैं फिर नोट्स की तरफ। यहाँ खड़ग और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उगाते थे। तो दार्जिलिंग हेडिंग से खड़ग और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण मिले हैं। ये इसी खड़ग और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण से पता चलता है कि यहाँ लोग भोजन के लिए अनाज उपजाते थे। और इससे एक प्रश्न और भी बनता है कि खड़ग और मूसल जैसे पत्थरों के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो दार्जिलिंग हेडिंग से मिले हैं। नेक्स्ट है, यहाँ से जेडाइट पत्थर भी मिला है। संभवतः वह पत्थर चीन से आया होगा। इस पॉइंट्स को भी हम लोगों ने मैप में समझा था कि यहाँ से दार्जिलिंग हेडिंग से जेडाइट पत्थर भी मिला है। और नेक्स्ट है कि इसके अतिरिक्त इस पूरा स्थल से काष्ठास्म क्या होता है कि वह प्राचीन लकड़ी जो सख्त होकर पत्थर बन गई, यानी कि वह सबसे पुराना लकड़ी जो काफी सख्त हो गया है और सख्त होकर वो पत्थर का रूप ले लिया है, उसे ही काष्ठास्म कहते हैं। तो यहाँ से जो है काष्ठास्म के औजार भी मिले हैं।
तो हम लोगों ने देखा दार्जिलिंग हेडिंग में कि यहाँ से खड़ग और मूसल के पत्थरों के उपकरण मिले हैं, यहाँ से जेडाइट पत्थर मिला है और यहाँ से काष्ठास्म के औजार भी मिले हैं। अब हम लोग चलते हैं चाताल युग। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चाताल युग। ये भी नवपाषाणिक पुरा स्थल है। तो यह नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थलों में से एक है। तो जो चाताल युग है वो नवपाषाणिक युग का जो सबसे प्रसिद्ध पुरा स्थल है उनमें से चाताल युग एक है। नेक्स्ट है, यह पुरा स्थल तुर्की में है। तो पुरा स्थल कहाँ पे है? तो तुर्की में है, यानी कि चाताल युग तुर्की में है। ये जो तुर्की है ये यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। उसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है, यहाँ दूर दराज स्थानों में कई चीजें लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। तो यहाँ पे दूर दराजों से कई स्थानों से चीजें लाई जाती थी और उसी चीज का उपयोग किया जाता था। इसके बाद में नेक्स्ट है, यहाँ से सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां तथा भूमध्य सागर की सीपियां मिले हैं। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है कि सीरिया का चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियां और भूमध्य सागर की सीपियां कहाँ से मिले हैं? तो चाताल युग से मिले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय तक पहिए का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। जिस समय ये के अवशेष मिले हैं उस समय पहिए का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद ही या जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया करते थे। ये जो चाताल युग का जो 5 पॉइंट्स है, ये पांचों पॉइंट्स को भी आप लोग देख लीजिएगा। ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ही ना भूलें। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। धन्यवाद।